नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ के कार्यकाल के बाद बीजेपी ने एक ऐसे नेता को चुना है जिसकी छवि बिल्कुल भिन्न है। जहां धनखड़ विपक्ष की नजर में आक्रामक और टकराववादी उपराष्ट्रपति रहे थे, वहीं सीपी राधाकृष्णन को शांत, समावेशी और संतुलित नेता के रूप में देखा जाता है। उनकी उम्मीदवारी के ऐलान के बाद जिस तरह से विपक्ष के नेताओं ने सीपी राधाकृष्णन के शांत, संयमित रवैये और गैर विवादित छवि की सराहना की है, उससे स्पष्ट है कि एनडीए ने सही फैसला किया है। हम आपको बता दें कि भारत के उपराष्ट्रपति पद को परंपरागत रूप से एक संवैधानिक संतुलनकारी भूमिका माना जाता है। राज्यसभा के सभापति होने के कारण यह पद विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच संवाद का माध्यम होना चाहिए, मगर हाल के वर्षों में यह पद राजनीतिक बहसों के केंद्र में भी रहा है। इस संदर्भ में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीपी राधाकृष्णन की तुलना काफी रोचक और महत्वपूर्ण है। पेशे से वकील और राजनीति में लंबे अनुभव के बावजूद धनखड़ की छवि एक आक्रामक और टकराववादी नेता की रही। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए उनका कार्यकाल लगातार विवादों और ममता बनर्जी सरकार से टकराव के कारण सुर्खियों में रहा। उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी विपक्ष ने उन्हें अक्सर पक्षपाती और सत्ता पक्ष के प्रवक्ता के रूप में चित्रित किया। वहीं सीपी राधाकृष्णन की कार्यशैली संतुलित और संवादपरक रही है। महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल पद पर रहते हुए तथा तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार संभालते हुए वह किसी बड़े विवाद में नहीं आए। उनकी छवि एक समावेशी और शांत स्वभाव वाले नेता की रही है, जो विभिन्न राजनीतिक दलों में भी सम्मान पाते हैं। एक और धनखड़ अक्सर संसद में विपक्ष के नेताओं से तीखी बहस में उलझते रहे। उनकी कानूनी पृष्ठभूमि के कारण वह हर मुद्दे पर कानूनन तर्क संगत हस्तक्षेप करते थे, लेकिन इससे माहौल टकरावपूर्ण बन जाता था। वहीं राधाकृष्णन को संवाद प्रिय और सहज माना जाता है। उनका राजनीतिक सफर यह दर्शाता है कि वह संवाद और सहमति से आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, न कि टकराव से। इसके अलावा धनखड़ को बीजेपी ने 2022 में उपराष्ट्रपति बनाकर जाट समाज को साधने का संदेश दिया था। वह आरएसएस से गहरे जुड़े नहीं थे और उनकी नियुक्ति को रणनीतिक कहा गया था। वहीं राधाकृष्णन 16 वर्ष की उम्र से संघ और जनसंघ से जुड़े हैं। उन्हें बीजेपी का आदर्शवादी और वैचारिक चेहरा माना जाता है। साथ ही धनखड़ ने अक्सर मीडिया में बयान देकर या राज्यपाल रहते हुए सरकारों को चुनौती देकर खुद को विवादों के केंद्र में रखा। वहीं राधाकृष्णन का कार्यकाल तुलनात्मक रूप से शांत और गैर विवादित रहा। जहां तक एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चयन के राजनीतिक फैसले के निहितार्थ हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि धनखड़ की नियुक्ति एक जातीय सामाजिक समीकरण यानी जाट आंदोलन को साधने की रणनीति थी। वहीं राधाकृष्णन की नियुक्ति दक्षिण भारत में बीजेपी के विस्तार और ओबीसी नेतृत्व को आगे रखने की योजना को दर्शाती है। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से द्रविड़ दलों डीएमके और एआईडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही है। बीजेपी को यहां अब तक कोई बड़ा आधार नहीं मिल पाया है, लेकिन राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना बीजेपी के लिए 3 स्तरों पर फायदेमंद हो सकता है। पहला, इससे राजनीतिक सामाजिक संदेश जाएगा कि एक ओबीसी नेता और लंबे समय से आरएसएस से जुड़े व्यक्ति को सर्वोच्च संवैधानिक पद दिलाकर बीजेपी ने तमिलनाडु की जनता, खासकर पिछड़े वर्गों को यह संदेश दिया है कि बीजेपी उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में स्थान देती है। इससे डीएमके की सामाजिक न्याय की राजनीति को प्रत्यक्ष चुनौती मिलती है। दूसरा, तमिलनाडु से आने वाले राधाकृष्णन का राष्ट्रीय स्तर पर इस ऊंचे संवैधानिक पद पर पहुंचना दक्षिण भारत के मतदाताओं के लिए एक सम्मान और गर्व का प्रतीक है। इससे बीजेपी यह संदेश दे पाएगी कि वह सिर्फ उत्तर भारतीय पार्टी नहीं, बल्कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा, डीएमके द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादास्पद वक्तव्यों पर राधाकृष्णन ने संतुलित लेकिन स्पष्ट प्रतिक्रिया दी थी। इससे बीजेपी को तमिलनाडु में हिंदू एकजुटता का राजनीतिक आधार मजबूत करने में मदद मिलेगी। हम आपको बता दें कि विपक्ष यानी डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी पर आरएसएस उत्तर भारतीय प्रभुत्व का आरोप लगाता रहा है, लेकिन राधाकृष्णन जैसे तमिल चेहरे को सामने रखकर बीजेपी यह विमर्श तोड़ सकती है। देखा जाए तो सीपी राधाकृष्णन की नियुक्ति बीजेपी और एनडीए के लिए सिर्फ एक संवैधानिक पद की भरपाई नहीं, बल्कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है। वह बीजेपी को ओबीसी वोटरों, दक्षिण भारतीय अस्मिता और राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी पहचान दिलाने में मदद करेंगे। साथ ही डीएमके की उत्तर बनाम दक्षिण और ब्राह्मणवाद बनाम द्रविड़वाद की राजनीति को संतुलित करने के लिए बीजेपी के पास एक मजबूत तमिल चेहरा तैयार हो गया है।
संक्षेप में कहा जाए तो राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना बीजेपी के लिए तमिलनाडु में प्रवेश का गेटवे साबित हो सकता है, जिससे एनडीए को आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित ही बढ़त मिल सकती है। जहां तक ग्रासरूट यानी जमीनी कार्यकर्ता से लेकर गवर्नर पद तक उनके पहुंचने का सफर है, तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन यानी सीपीआर किशोरावस्था में ही आरएसएस और जनसंघ से जुड़ गए थे। वह 1990 के दशक के अंत में कोयंबटूर से 2 बार लोकसभा चुनाव जीते और उनके समर्थक उन्हें तमिलनाडु का मोदी कहते हैं। राधाकृष्णन ने 1998 और 1999 में कोयंबटूर लोकसभा सीट से 2 बार चुनाव जीता। हालांकि इसके बाद उन्हें इस सीट से लगातार 3 बार हार का सामना करना पड़ा। तमिलनाडु में सभी दलों में उन्हें काफी सम्मान हासिल है और यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें कई बार राज्यपाल का पद दिया। उन्होंने 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। इससे पहले उन्होंने लगभग 1.5 साल तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। झारखंड के राज्यपाल के रूप में उन्हें तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। विभिन्न राज्यों में राज्यपाल पद संभालने के बाद भी वह अक्सर तमिलनाडु का दौरा करते रहे हैं। अपने हालिया तमिलनाडु दौरे के दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया था और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से भी मुलाकात की थी। तमिलनाडु के तिरुपुर में 20 अक्टूबर 1957 को जन्मे राधाकृष्णन के पास व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक की डिग्री है। 16 साल की उम्र में आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में शुरुआत करने वाले राधाकृष्णन 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने थे। वर्ष 1996 में राधाकृष्णन को बीजेपी की तमिलनाडु इकाई का सचिव नियुक्त किया गया था। वह 1998 में कोयंबटूर से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और 1999 में वह फिर से इस सीट से लोकसभा के लिए चुने गए थे। सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में कार्य किया था। वर्ष 2004 से 2007 के बीच राधाकृष्णन तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस पद पर रहते हुए उन्होंने 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा की, जो 93 दिनों तक चली थी। एक उत्साही खिलाड़ी राधाकृष्णन टेबल टेनिस में कॉलेज चैंपियन और लंबी दूरी के धावक रहे हैं। साल 2004 में द्रमुक द्वारा एनडीए से संबंध समाप्त करने के बाद तमिलनाडु में बीजेपी के लिए नया गठबंधन बनाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।